कान से बार बार पस डिस्चार्ज हो रहा है और डॉक्टर ने बताया है कि कान के पर्दे में छेद है। तो अगर कान के पर्दे में छेद हो तो क्या इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं? क्या इसका इलाज करवाना कंपलसरी है? इतने सालों से पर्दे में छेद है, कभी कभी प्रॉब्लम आती है, दवा लेके ठीक भी हो जाता है, तो क्यों ना इसे ऐसे ही छोड़ दें? तो कान का पर्दा फटा होने से प्रैक्टिकली 5 प्रॉब्लम्स आती हैं रियल लाइफ में। पहला, बार बार कान में इंफेक्शन और पस डिस्चार्ज होना। पर्दे के बाहर और अंदर की स्किन डिफरेंट होती है। पर्दे के बाहर हमारी नॉर्मल स्क्वेमस एपिथेलियम होती है और पर्दे के पीछे नाक वाली स्किन होती है, क्योंकि कान और नाक आपस में यूस्टेशियन ट्यूब के थ्रू कनेक्टेड होती है। तो जैसे नाक में चिपचिपा मटेरियल म्यूकस बनाने के ग्लैंड्स होते हैं, तो यही ग्लैंड्स पर्दे के पीछे मिडल ईयर में भी होते हैं। तो जब भी कान के पर्दे में छेद होगा तो मिडल ईयर में इन्फेक्शन हो जाता है, पस आता है, थोड़ा दर्द होता है, इरिटेशन। इसे हम बोलते हैं मिडल ईयर इन्फेक्शन या CSOM, क्रॉनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया। तो ऐसे केस में हम एंटीबायोटिक का कोर्स कराते हैं जिससे कान सूख जाता है और हमें ऐसा लगेगा कि अब तो कान सूख गया है, अब डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन एंटीबायोटिक से सिर्फ इन्फेक्शन ठीक होता है, कान का पर्दा नहीं भरता। तो इसलिए कुछ महीने या कुछ साल तक भी कान सूखा रह सकता है। लेकिन अगली बार कभी कान में पानी चला गया, सर्दी जुकाम हुआ या मौसम बदला, तो फिर से कान में से पस शुरू हो जाता है, जिस वजह से हमें बार बार एंटीबायोटिक्स का कोर्स कराना पड़ता है। एंड ओवर अ लॉन्ग टाइम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होने का चांस रहता है, फिर वो रूटीन एंटीबायोटिक्स काम नहीं करते। दूसरी प्रॉब्लम कान का पर्दा फटा होने से सुनाई कम देना, तो थोड़ा हियरिंग लॉस होगा। इससे बहुत ज्यादा हियरिंग लॉस नहीं होता, लेकिन अगर ध्यान से नोट करें या ऑडियोमेट्री टेस्ट करवाएं तो हियरिंग डिस्क्रिपेंसी आएगी। तीसरी प्रॉब्लम, कान में एक अजीब तरह की साउंड जिसे हम टिनिटस बोलते हैं वो महसूस हो सकती है, जैसे कार की खिड़की खुली हो और हवा की आवाज आती है तो इस तरह की साउंड भी हमें फील हो सकती है। चौथी प्रॉब्लम जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। तो कई बार कान की बीमारी या इन्फेक्शन कान से बाहर भी फैल सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं कॉम्प्लिकेशंस, जैसे मेनिंजाइटिस होना, ब्रेन में एब्सेस हो जाना, फेशियल नर्व पैरालिसिस, चेहरे का पैरालिसिस हो जाना, चक्कर आना, वर्टिगो। एक्सटर्नल ईयर में जो कान और ब्रेन के बीच की हड्डी होती है वो थोड़ी मोटी होती है, लेकिन मिडल ईयर में ये हड्डी काफी पतली होती है, जिसे हम बोलते हैं टैगमन प्लेट। दूसरा, कान की हड्डी टेम्पोरल बोन, ये बाकी हड्डियों की तरह सॉलिड नहीं होती, इसके अंदर हवा भरी होती है स्पंज की तरह। तो देयर आर एयर सेल्स। तो बिकॉज ऑफ दीज रीजंस ये हड्डी गलने का, बोन इरोजन होने का चांस होता है और ये कॉम्प्लिकेशंस होने का भी चांस रहता है। आजकल क्योंकि लोग टाइम पे अपना ट्रीटमेंट करवा लेते हैं तो इसलिए कॉम्प्लिकेशन के चांसेस कुछ कम हो गए हैं, लेकिन फिर भी अगर ये इन्फेक्शन या बीमारी कान के बाहर फैल जाए तो ये सीरियस न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसी बन जाती है। पांचवी प्रॉब्लम जो हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि बड़ी उम्र में 60-70 साल की एज में एज की वजह से नसों की कमजोरी हो जाती है और मशीन लगानी पड़ जाती है। तो इस उम्र में अगर पर्दे में छेद हो तो मशीन लगा तो सकते हैं लेकिन वो कामयाब नहीं होती, बार बार इन्फेक्शन और पस होने का चांसेस होते रहते हैं और उस एज में हमारे लिए ऑपरेट करना थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। तो इसलिए अगर कान के पर्दे में छेद हो तो जितना हम यंगर एज में प्रोसीजर करवा लेंगे उतना ही फायदा रहता है। इन 5 पॉइंट्स में वी हैव कंक्लूडेड कि अगर कान के पर्दे में छेद हो, कान का पर्दा खराब हो, तो कान का ऑपरेशन कराना चाहिए, इट इज इंपॉर्टेंट। ये प्रोसीजर करवाने का फायदा क्या होता है? तो कान का ऑपरेशन हम करते हैं टू मेक द ईयर सेफ, ड्राई एंड हियरिंग। सो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी इज सेफ्टी। सेफ्टी मतलब कि कभी फ्यूचर में ये इन्फेक्शन बढ़ ना जाए, बीमारी फैल ना जाए और कोई न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसी ना आना पाए। दूसरा, टू मेक द ईयर ड्राई, इट मीन्स कि बार बार कान में इन्फेक्शन ना हो, पस ना आए और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ना हो। तीसरी प्रायोरिटी है हियरिंग इंप्रूवमेंट। तो हियरिंग इंप्रूवमेंट हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज एज के साथ वैसे भी सुनाई कम हो जाती है, तो खास करके बड़ी उम्र के लोगों में 60-70 साल की एज में जब हम ये प्रोसीजर करते हैं तो हम अपने पेशेंट को बताते हैं कि आपका जो प्रोसीजर किया जा रहा है उससे हियरिंग में आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा, तो हमारा पर्पज है टू मेक इट सेफ एंड ड्राई। लेकिन हाँ, अगर यंगर लोगों में हम ये प्रोसीजर करेंगे तो उनमें हियरिंग इंप्रूवमेंट होने का भी चांस होता है।
जब आप अपने डॉक्टर के पास इस प्रॉब्लम के साथ जाएंगे तो वो क्या चेकअप करेंगे? तो सबसे पहले वो अपने कान के पर्दे को चेक करेंगे और उसमें होल है तो उसको डॉक्यूमेंट करेंगे। उसके बाद कान को सुखाने के लिए एंटीबायोटिक्स देनी पड़ सकती हैं। उसके बाद हम दो टेस्ट करवाते हैं। पहला हियरिंग टेस्ट जिसे ऑडियोमेट्री बोला जाता है, और दूसरा सीटी स्कैन या एक्सरे। हियरिंग टेस्ट में अगर नसों की कमजोरी हो तो आपके डॉक्टर पहले ही ये बता देंगे कि नसों की कमजोरी ऑपरेशन से ठीक नहीं हो सकती। लेकिन अगर पर्दे की वजह से हियरिंग लॉस है तो उसमें हियरिंग में इंप्रूवमेंट आएगा। कान के पर्दे का ऑपरेशन किया कैसे जाता है? तो फर्स्ट स्टेप इज हियरिंग टेस्ट और सीटी स्कैन। दूसरा स्टेप आपके डॉक्टर ये डिसाइड करेंगे कि किस तरह का ऑपरेशन करना है। तो इसमें मेनली दो तरह के ऑपरेशन होते हैं। पहला टिम्पैनोप्लास्टी जिसमें हम सिर्फ पर्दा रखते हैं नया। दूसरा टिम्पैनोमेस्टोइडेक्टमी जिसमें हम कान के पीछे की बोन, मेस्टोइड बोन, इसको भी बीमारी से क्लियर कर देते हैं। इसके अलावा इसके कुछ वेरिएंट्स भी होते हैं जैसे ऑसिकुलोप्लास्टी, कैनाल प्लास्टी वगैरह, जो डिपेंड करता है मिडल ईयर की प्रॉब्लम पे। थर्ड स्टेप इज एनेस्थीसिया क्लियरेंस। तो ये प्रोसीजर हम जनरल एनेस्थीसिया में पूरी बेहोशी में करते हैं। इसमें रीढ़ की हड्डी में कोई इंजेक्शन नहीं दिया जाता। तो एनेस्थीसिया में होने की वजह से पहले एनेस्थीसिया क्लियरेंस जरूरी है। इसके लिए हम रूटीन टेस्ट जैसे सीबीसी, चेस्ट एक्सरे, ईसीजी, शुगर वगैरह ये सब टेस्ट करते हैं। पांचवा स्टेप है, हम अगर इंश्योरेंस हो तो पहले ही टीपीए में अप्लाई कर देते हैं और कैशलेस अप्रूवल ले लेते हैं। सिक्स्थ स्टेप इज, हम पेशेंट को एक दिन के लिए एडमिट करते हैं। जिस दिन प्रोसीजर होना होता है उसी दिन सुबह मरीज को एडमिट किया जाता है। प्रोसीजर करके नेक्स्ट डे को डिस्चार्ज कर देते हैं। तो कान के ऑपरेशन का रिजल्ट क्या आता है? तो इस ऑपरेशन में 100% परफेक्ट रिजल्ट तो नहीं आ सकता, लेकिन अराउंड 90% इसका ओवरऑल सक्सेस रेट रहता है वर्ल्ड ओवर। अच्छे से पर्दा लगाने के बाद भी कई बार बॉडी ग्राफ्ट को अपटेक नहीं कर पाती और प्रोसीजर फेल भी हो सकता है। इसके कई कारण होते हैं जैसे हम पेशेंट फैक्टर्स बोलते हैं, जैसे कि मिडल ईयर की बनावट, यूस्टेशन ट्यूब का फंक्शन, कोई नाक की प्रॉब्लम हो जैसे नाक की हड्डी टेढ़ी होना, एलर्जीज, हीलिंग इश्यूज, जनरल इम्यूनिटी। कई बार अगर नाक की प्रॉब्लम काफी ज्यादा हो तो आपके डॉक्टर पहले ये सुजेस्ट करेंगे कि आप नाक का प्रोसीजर पहले कराइए, फिर उसके बाद कान का प्रोसीजर करिए, क्योंकि अगर नाक ठीक नहीं है तो कान का ऑपरेशन फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऑपरेशन का क्योंकि खतरा है, आमतौर पर कोई सीरियस कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस काफी कम होते हैं। ये एक रूटीन प्रोसीजर है और एक दिन में कई बार हम 2 3 4 प्रोसीजर भी कर देते हैं। ज्यादातर लोगों में यह प्रोसीजर सक्सेसफुल रहता है और पस आना बंद हो जाता है। सुनाई पहले से इंप्रूव हो जाती है, लेकिन बिल्कुल कुदरती हियरिंग नहीं बन पाती। तो इस ऑपरेशन के मेन रिस्क और खतरे क्या हैं? सबसे इंपॉर्टेंट इज, चेहरे को चलाने वाली नस, फेशियल नर्व के ऊपर डैमेज हो सकता है बीमारी या कई बार सर्जरी से भी, जिससे फेस की वीकनेस आ सकती है। दूसरा ब्लीडिंग होना, इन्फेक्शन होना। तीसरा चक्कर आ सकते हैं। चौथा, रेयरली कई बार पहले से भी ज्यादा सुनाई कम हो सकती है। देन कई बार पर्दा लगाने पे पर्दा अपटेक नहीं हो पाता, प्रोसीजर फेल हो सकता है और कई बार दोबारा भी करना पड़ सकता है, ऑल्दो ये चांसेस काफी कम होते हैं। लेकिन ऑपरेशन या इलाज से कभी घबराना नहीं चाहिए। कॉम्प्लिकेशंस बीमारी से भी हो सकती हैं, सर्जरी से भी हो सकती हैं, लेकिन बीमारी से कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं कंपेयर्ड टू सर्जरी से कॉम्प्लिकेशंस, क्योंकि बीमारी किसी पर्सन में किस तरह से बिहेव करेगी ये टोटली अनप्रिडिक्टेबल है। लेकिन सर्जरी या इलाज काफी हद तक हमारे हाथ में होता है और प्रिडिक्टेबल होता है। तो इस ऑपरेशन के बाद हम कब तक ठीक हो जाएंगे और क्या प्रिकॉशन रखना होगा? तो इस ऑपरेशन में हम सिर्फ एक दिन के लिए एडमिट करते हैं। 2 दिन के लिए कान के ऊपर एक प्रेशर बैंडेज या पट्टी रहती है जिसे हम बाद में उतार देते हैं। कान के अंदर हम अपने आप घुलने वाली एक पट्टी जिसे जेल फोम बोलते हैं वो कान में रखते हैं, जो अपने आप डिजोल्व हो जाती है 2 3 हफ्ते में। वो बाहर से दिखाई नहीं देती। कान के पीछे हम टांके लगाते हैं जो डिजोल्वेबल होते हैं और उनको काटने की जरूरत नहीं पड़ती। ऑपरेशन के बाद नॉर्मल खाना पीना, चलना फिरना, बोलना फर्स्ट डे से स्टार्ट कर सकते हैं। ऑपरेशन के बाद क्या नहीं करें? जिम, वर्कआउट, कोई वेट लिफ्टिंग 3 4 हफ्ते तक ना करें। सेकेंडली, इस बात का ध्यान रखें कि हमें सर्दी जुकाम गला खराब ना हो, तो इसलिए खट्टा ठंडा ना खाएं। तीसरा, अगर आसपास फैमिली में किसी को सर्दी जुकाम एक्टिव इन्फेक्शन है तो उनको अपने पास ना आने दें।
चौथा, कान को सूखा रखें, पानी ना जाने दें। जब तक आपके डॉक्टर ये कंफर्म ना कर दें कि पर्दा बिल्कुल जुड़ गया है, तब तक कान में पानी नहीं जाने देना। तो ये बहुत ही सिंपल प्रिकॉशंस हैं जो कि आसानी से हर पर्सन कर सकता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे कि कान का ऑपरेशन एग्जैक्टली कैसे करते हैं, व्हाट आर द सर्जिकल स्टेप्स, सर्जिकल प्रोसीजर।